दिन होता है 30 नवंबर 2022 जब ओपन एआई की तरफ से एक ट्वीट आता है। इस ट्वीट के आने के बाद जो होता है ये शायद सैम ऑल्टमैन ने भी नहीं सोचा होगा। ChatGPT is the top performing doctor. ChatGPT. 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 If you haven't heard of ChatGPT, you've been living under a rock. सिर्फ 5 दिन लगते हैं चैट जीपीटी को 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने में और टेक वर्ल्ड में हर जगह इसी की बात शुरू हो जाती है। इनफैक्ट बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस भी इसको लेके काफी क्यूरियस थी। और हो भी क्यों ना, चैट जीपीटी हर एक चीज में आपकी हेल्प कर सकता था। फिर चाहे आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो या फिर स्टूडेंट, बस आपको एक प्रॉम्प्ट देना होता और चैट जीपीटी आपको उसका आंसर दे देता। ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि इसने कई सारे एग्जाम्स क्लियर कर लिए। लोग बहुत एक्साइटेड थे इस टेक्नोलॉजी को लेके। Welcome to this tutorial on how to use ChatGPT, the revolutionary AI chatbot created by OpenAI. बट फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि लोग इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ होने लग जाते हैं। स्कूलों में चैट जीपीटी को बैन करने की बात शुरू हो जाती है क्योंकि टीचर्स का मानना था कि इससे स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग पे नेगेटिव असर पड़ेगा। स्टूडेंट्स चैट जीपीटी के ऊपर कुछ ज्यादा ही रिलाई करने लग रहे थे अपना सारा काम करने के लिए और यही रीजन था कि चैट जीपीटी स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में बैन होने लग जाता है। अब स्कूलों तक तो ये बात ठीक थी, बट फिर 3 मई 2023 को न्यूज आती है कि चैट जीपीटी के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हो गए। और इन प्रोटेस्ट के पीछे होते हैं हॉलीवुड के राइटर्स जिनका मानना था कि ऐसे चैटबॉट्स की वजह से उनकी जॉब खतरे में आ सकती है। to take the jobs of hardworking, real human beings. दरअसल होता ये है कि 2 दिन पहले ही चैट जीपीटी को एक प्रॉम्प्ट दिया गया था जिसमें उसको द व्हाइट लोटस, जो कि HBO का एक शो है, उसका ओरिजिनल एपिसोड लिखने को कहा गया। सरप्राइजिंगली चैट जीपीटी ये एपिसोड बहुत ही अच्छी तरीके से लिख देता है और यहीं से हॉलीवुड के जितने भी राइटर्स होते हैं उनका कंसर्न शुरू हो जाता है क्योंकि बात अब उनकी नौकरियों पे आ गई थी। The use of AI is going to take over the entertainment industry. हालांकि उनका कंसर्न गलत नहीं था क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज कॉस्ट कटिंग के लिए ऐसे टूल्स का यूज करने लग गई थी और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल था डिज्नी। न्यूज बाहर आने लग जाती है कि डिज्नी भी ऐसे टूल्स का यूज कर रहा है जो स्क्रिप्ट लिखने में उसकी मदद कर सके। अब इन टूल्स के आने की वजह से इंडस्ट्री में काफी सारे चेंजेस आने लग गए। कंपनीज राइटर्स पे ध्यान ना देके इन टूल्स पे ज्यादा ध्यान देने लग गई। पर ये सब तो शुरुआत थी, आगे जो भी होने वाला था वो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मार्केट में ऐसी टेक्नोलॉजीज आने लग गई जो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को हिला के रखने वाली थी, चाहे वो मिड जर्नी और डाली जैसे टूल्स जो सिर्फ एक प्रॉम्प्ट की मदद से पूरी इमेज तैयार कर सकते हो, या फिर सुनो और यूडियो जैसे टूल्स जो एक प्रॉम्प्ट की मदद से पूरा म्यूजिक क्रिएट कर सकते हो। ऑफ कोर्स ऐसे टूल्स की वजह से ग्राफिक डिजाइनर और सॉन्ग क्रिएटर्स जरा भी खुश नहीं थे, बट तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये टूल्स मार्केट में आ भी चुके थे और लोग इन्हें पसंद भी करने लग गए थे। आप खुद सोचिए, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डाल के आप म्यूजिक बना सकते हो, इमेज क्रिएट कर सकते हो, यहाँ तक कि कोई भी आंसर फाइंड कर सकते हो। जरा सोच के देखिए, ऐसी टेक्नोलॉजी किसे पसंद नहीं आएगी। और शायद यही रीजन था इन सारे टूल्स के पॉपुलर होने का। इनफैक्ट कुछ लोग तो इन टूल्स का यूज बहुत ही क्रिएटिव तरीके से करने लग गए। मिलिए एटलीना से, एक इन्फ्लुएंसर जो इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव है और बहुत फेमस भी। पर फेमस होने का रीजन इसके गुड लुक्स नहीं है, बल्कि ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये रियल इन्फ्लुएंसर नहीं है। ये एक AI जनरेटेड अवतार है जो किसी भी नॉर्मल इन्फ्लुएंसर की तरह अपनी फोटो क्लिक करवाती है, वेकेशन पे जाती है, यहाँ तक कि ब्रांड से स्पॉन्सरशिप भी लेती है। और जब ये सब चल ही रहा होता है तो इसी बीच एक टर्म बहुत फेमस होने लग जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी वो टेक्नोलॉजी जो कंप्यूटर को सोचने, समझने और फैसला लेने की क्षमता देती है। AI की फेमस होते ही सारी कंपनीज को ये समझ आने लग गया था कि ये एक नई अपॉर्चुनिटी आई है जिसपे बहुत सारा पैसा बनाया जा सकता है। जब भी कोई रेवोल्यूशन होता है या कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आती है तब कंपनियां बनती भी हैं और ख़त्म भी होती हैं। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था तब जनरल इलेक्ट्रिक और फोर्ड जैसी कंपनीज आई थी। जब डिजिटल रेवोल्यूशन हुआ तब एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज आई। और अब होने वाला था AI रेवोल्यूशन। ये रेवोल्यूशन वही टाइम होता है जब लोग करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं अगर वो सही टाइम पे इसका पार्ट बन सके तो। और यही रीजन था कि सारी बड़ी और छोटी कंपनीज AI पे फोकस करने लग गई, जिसकी वजह से मार्केट में नए टूल्स आने लग गए जैसे सोरा टेक्स्ट टू वीडियो जनरेटर, रनवे एक वीडियो एडिटर टूल जो AI से पावर्ड था। इनफैक्ट एडोबी और कैनवा ने भी अपने टूल्स को AI से लैस करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि कंपनीज ही नहीं, लोग भी इस टेक्नोलॉजी का पूरा फायदा उठाने लग गए। ऐसे यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम पेजेस बनने लग गए जो AI से रिलेटेड न्यूज देने लगे। I've tested hundreds of AI tools and this might be the weirdest one yet. जैसे ओली रहमान जो अपना सारा पैसा FTX स्कैम में खो चुका था, वो भी अपना एक ट्विटर हैंडल शुरू करता है AI सोलोप्रेन्योर के नाम से, जिसमें वो अलग अलग यूज केसेस बताते हैं AI टेक्नोलॉजी के। और ऐसा करके वो लगभग 1.5 करोड़ रुपए कमा लेता है, वो भी सिर्फ 1 महीने में।
इस रेवोल्यूशन से कंपनीज और इन्फ्लुएंसर दोनों ही बहुत पैसा कमा रहे थे, बट इसके पीछे एक अलग ही गेम चल रहा था जिसके बारे में किसी को भी कुछ आइडिया नहीं था। 2002 में .com बबल बर्स्ट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत से इन्वेस्टर्स और कंपनीज को नुकसान उठाना पड़ता है। इसी बीच इलॉन मस्क और पीटर थिल अपनी नई कंपनी बनाते भी हैं और उसे सेल भी कर देते हैं, जिसका नाम था पेपाल। अब पेपाल सेल करने के बाद पीटर तो इन्वेस्टर बन जाते हैं, पर इलॉन का हमेशा से सपना था कि वो कोई सुपर हीरो बनना चाहते थे जो ह्यूमैनिटी को बचा सके, और इसी सोच के साथ वो अपनी नई कंपनी शुरू करते हैं, स्पेसएक्स, जिसका मिशन था मार्स को कॉलोनाइज करना ताकि अर्थ पे कोई भी खतरा आए तो ह्यूमंस को बचाया जा सके। अब एक दिन इलॉन यही प्लान डेमिस हैसाबिस, जो कि एआई रिसर्चर थे, उनसे डिस्कस कर रहे थे, और वो इलॉन को बोल देते हैं कि ह्यूमैनिटी का सबसे बड़ा खतरा किसी एपोकलिप्स या मीटियोर से नहीं है, बल्कि एआई से हो सकता है। फिर इलॉन जब इस बारे में सोचते हैं तो उन्हें ये चीज़ काफ़ी सही लगती है, यहाँ तक कि वो डेमिस की कंपनी में इन्वेस्टर भी बन जाते हैं ताकि एआई में कुछ भी हो रहा हो उन्हें पता चल सके। वेल, इलॉन ये सेम बात अपने एक और दोस्त को बताते हैं जिसका नाम था लैरी पेज। पर लैरी को ये बातें सही नहीं लगती, वो सेटिस्फाइड नहीं थे इलॉन की इन बातों से, और सबसे बड़ी बात कि उन्हें कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी एआई के सुपर इंटेलिजेंट होने पे। इसी के चलते लैरी और इलॉन के आर्ग्यूमेंट्स भी हो जाया करते थे। And Larry did not care about AI safety, or at least at the time he didn't. बट कुछ टाइम बाद न्यूज आती है कि लैरी की कंपनी गूगल ने डेनिस की कंपनी को एक्वायर कर लिया, जिसमें इलॉन के भी इन्वेस्टमेंट थी। पर इलॉन को ये चीज़ सही नहीं लगती, वो चाहते नहीं थे कि गूगल उनकी कंपनी खरीद ले। तो गूगल से कम्पीट करने के लिए इलॉन एक और कंपनी खोलने का प्लान करते हैं, जिस कंपनी का सारा फोकस एआई पे ही होगा। अब इस कंपनी को खोलने के लिए इलॉन एक और लड़के से मिलते हैं जिसका नाम था सैम ऑल्टमैन, और जो कंपनी वो खोलते हैं आगे जाके उसका नाम था ओपन एआई। अब अगर आपने ये स्टोरी बहुत ध्यान से सुनी होगी तो आपने ये रियलाइज किया होगा कि एआई पे काम बहुत पहले से ही शुरू हो गया था। 1997 में चेस को ऑटोमेट करना हो या 2004 में ऑटोनोमस व्हीकल को चलाना, इन सारी चीजों में एआई का ही यूज हो रहा था। बस बात ये थी कि अभी तक एआई सिर्फ इंडस्ट्रीज में यूज होता था, पर चैट जीपीटी ने एआई को मेन स्ट्रीम कर दिया। अब जहाँ एआई के मेन स्ट्रीम होते ही काफी सारे डेवलपमेंट शुरू हो जाते हैं, पर वहीं पे इससे रिलेटेड फ्रॉड्स भी शुरू होने लग जाते हैं। और इसका सबसे पहला फ्रॉड जो मेरे सामने आया था वो था जब किसी ने रश्मिका मंदाना की डीप फेक वीडियोस बना दी थी। इसके बाद कैटरीना कैफ की भी डीप फेक इमेज सोशल मीडिया पे वायरल होने लग जाती है, यहाँ तक कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की भी डीप फेक वीडियो वायरल होने लग गई। इसी डीप फेक की मदद से इंडिया में स्कैम्स और फ्रॉड्स भी होने लगे। और जो फ्रॉड सबसे फेमस हुआ था वो था जिसमें आपके फ़ोन पे आपके दोस्त का ऑडियो मैसेज आता है, ये बोलते हुए कि उसे पैसों की अर्जेंट नीड है। एक्चुअली इसमें ना स्कैमस्टर आपके फ्रेंड का वॉइस क्लोन कर लेता है, यानी कि वो वॉइस एआई जनरेटेड होती है। अब जैसे ही आप उस नंबर पे पे करते हो आप स्कैम का शिकार हो जाते हो। पर जब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रहा था तब मुझे पता चला कि लोग एक्चुअली में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ कर कहाँ पे रहे हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी से रूमर फैलाना आसान है, दंगे कराना आसान है, इलेक्शंस को मैनिपुलेट करवाना भी आसान है। आप खुद सोच के देखिए, अगर ऐसी टेक्नोलॉजी का एक्सेस किसी गलत हाथों में चले जाएगा तो वो ये सारी चीज़ें कितने आराम से कर सकता है। अगर ज़ेलेंस्की की ये वीडियो वायरल हो जाती तो इमेजिन करिए उनके सोल्जर्स का कितना मॉरल डाउन होता। एक सिमिलर केस आया था गेबन से, जो कि अफ्रीका की एक कंट्री है। गेबन के प्रेसिडेंट का एक डीप फेक वीडियो वायरल हो गया था, जिसकी वजह से वहाँ के सोल्जर्स कूप कर देते हैं और इलीगली गवर्नमेंट को टेक ओवर कर लेते हैं। और आजकल तो ऐसी वीडियोस आपको इंटरनेट पे बहुत मिल जाएंगी जहाँ पे कोई सेलिब्रिटी वो बातें बोल रहा होता है जो एक्चुअली में उसने कभी नहीं बोली। पर अब सवाल आता है कि ये डीप फेक काम कैसे करता है। डीप फेक वो टेक्नोलॉजी है जो एग्जिस्टिंग इमेज, वीडियो या ऑडियो का यूज करके किसी पर्सन का रियलिस्टिक फेक वीडियो या ऑडियो क्रिएट कर सकता है। डीप फेक बनाने के लिए एआई को सबसे पहले इंसान की बहुत सारी इमेजेस और वीडियोस की जरूरत होती है। जब एआई के पास काफी सारा डेटा होता है तो एक स्पेशल न्यूरल नेटवर्क की मदद से एआई उस पर्सन का फेस और उसके मूवमेंट को समझने लगता है। इसके बाद एआई एक फेक इमेज क्रिएट करता है और उसे रियल इमेज से कंपेयर करता है। इस प्रोसेस को एआई तब तक करता है जब तक वो फेक इमेज रियल इमेज जैसी ना लगने लगे। इसलिए एआई को काफी सारा डेटा चाहिए होता है एक अच्छी इमेज बनाने के लिए, और ये सारा डेटा उसे मिलता है सोशल मीडिया से, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर से। इसी वजह से किसी फेमस आदमी की डीप फेक बनाना काफी आसान होता है। पर आपको मालूम है कि स्कैमर्स को आपका डेटा कहाँ से मिलता है? अगर किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल प्राइवेट नहीं है तो हैकर आसानी से इसे एक्सेस कर लेते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ बड़ी बड़ी कंपनीज जैसे कि फेसबुक और लिंक्डइन का डेटा ब्रीच हो जाता है, यानी कि उनका डेटा लीक हो जाता है, और इस डेटा लीक के थ्रू ही हैकर्स को आपका डेटा मिल सकता है, और इसी डेटा का मिसयूज वो फ्रॉड करने में करते हैं। बट आपको पता है एआई का यूज सिर्फ स्कैम्स या फ्रॉड्स में नहीं होता। एक और ऐसी फील्ड है जहाँ पे एआई का यूज बहुत ही हैवी तरीके से होता है, और वो है वॉरफेयर में।
1 अक्टूबर 2024 को ईरान इजराइल के ऊपर मिसाइल से अटैक कर देता है। इस अटैक में ईरान लगभग 200 बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज करता है, पर इजराइल के अकॉर्डिंग उन्हें मिनिमम डैमेज होता है और इसका रीजन था इजराइल का डिफेंस सिस्टम, जो कि आने वाले रॉकेट या मिसाइल्स को डिटेक्ट करके उन्हें पहले ही डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी रखता था। और ऐसा वो कर पाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके। और एआई की इन्हीं कैपेबिलिटीज की वजह से बहुत सारी कंपनीज, इनफैक्ट सारी कंपनीज ही यूज करना चाहती है एआई को अपनी वॉरफेयर में। अभी तक आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि एआई अगर गलत हाथों में चले गया तो ये कितना डेंजरस साबित हो सकता है। पर कुछ एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग एक और ऐसा खतरा है जो इन सबसे ज्यादा बड़ा है। आजकल सारे इंजीनियर्स एआई को एडवांस करने में लगे हैं, जिसका रिजल्ट है कि एआई बहुत जल्दी डेवलप हो रहा है। और अगर एआई इसी लेवल पे डेवलप करता रहा तो आने वाले समय में एआई ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट हो जाएगा। अब अगर ऐसा हो जाता है तो ह्यूमंस के लिए इम्पॉसिबल होगा एआई पे कंट्रोल कर पाना, और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं एआई सिंगुलैरिटी। जैसे अगर आपने टर्मिनेटर मूवी देखी होगी My mission is to protect you. तो उसमें स्काईनेट ह्यूमंस के साथ वॉर डिक्लेयर कर देता है ताकि वो ह्यूमंस को कंट्रोल कर पाए या फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर पाए। अब वैसे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही हाइपोथेटिकल लग रहा है, पर बहुत से लोग हैं जो इसमें जेन्युइनली बिलीव करते हैं, और इन्हीं में से एक हैं इलॉन मस्क, जो कि खुद भी एआई सिंगुलैरिटी के कॉन्सेप्ट को इंडोर्स करते हैं। पर इन सारे एक्सपर्ट्स का बिलीव करने का रीजन क्या होगा? एक्चुअली में इसके दो बड़े रीजन हैं। सबसे पहला कि हमारी टेक्नोलॉजी हर साल एडवांस हो रही है, जिसकी वजह से ये टेक्नोलॉजी वो काम कर पा रही है जो कोई नॉर्मल इंसान ना कर पाए। और दूसरा कि अगर एआई खुद को इनहेंस करना सीख जाएगा तो वो खुद को रीडिजाइन कर सकेगा और इससे उनका एवोल्यूशन ह्यूमन कैपेबिलिटीज के भी बियॉन्ड हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि सारे लोग इस कॉन्सेप्ट से एग्री करते हो, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस कॉन्सेप्ट को रिजेक्ट करते हैं। काफी एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि करंट एआई सिस्टम जिसके बेसिस पे सिंगुलैरिटी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जा रहा है उसमें एक्चुअल इंटेलिजेंस ही नहीं है, बल्कि वो नैरो एआई है जो सिर्फ स्पेसिफिक टास्क कर सकता है। और जनरल एआई जो ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस के बराबर हो, यहाँ तक पहुँचना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है। बहुत से एआई रिसर्चर जैसे यान लियन और एंड्रयू नैग बिलीव करते हैं कि सिंगुलैरिटी सिर्फ एक स्पेक्युलेटिव आइडिया है जिसमें अभी तक कोई भी कॉन्क्रीट या साइंटिफिक एविडेंस नहीं पाया गया। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि हम इस सिंगुलैरिटी तक कब पहुंचेंगे या पहुंचेंगे भी या नहीं, और अगर पहुंचते हैं तो क्या इसमें हमारा फायदा होगा या नुकसान। वेल, जो भी हो, आने वाला फ्यूचर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है।